Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Syed Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड, और हम ये भी पढ़ने वाले हैं एक्चुअली इसके माने क्या है। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इनको ये पता ही नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। उसके वजह से उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अधूरे हो जाते हैं और वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, और सोशल सिक्योरिटी में इंश्योरेंस क्यों इंक्लूड करते हैं, सोशल सिक्योरिटी में पेंशन क्यों इंक्लूड करते हैं। तो ये उनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, और ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस के लिए, बिकॉज वहाँ पे इसके बारे में प्रॉपरली मेंशन किया गया है। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम विल ऑल्सो सी अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम एंड ऑल्सो यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन। जब आप वे फॉरवर्ड लिखते हैं तो यू हैव टू नो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब सजेशंस आप वहाँ पे मेंशन करें, और ये कौन से इकोनॉमिक सर्वे में इसका मेंशन किया गया था। अगर इस तरीके से कोट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और इंश्योरेंस कवरेज इन इंडिया देखते हैं हम, कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है या नहीं है, दैट ऑल्सो विल सी। और ये जनरल प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑल ऑफ दीज फंड्स, ओके, ये इनका मतलब क्या है और ये पैसा कहाँ पे जाता है, और ये बजट में इसका लिंक क्या है। एज यू ऑल नो दैट बजट में 3 अकाउंट्स होते हैं। जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक ए एम्प्टी स्लाइड नाउ सो विच विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फाइन, ओके, राइट। सो 2-3 चीजें हम अच्छे से समझ जाते हैं, उससे क्या होगा, आपको लेक्चर में बहुत आसानी होगी समझने में। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी। वाई? बिकॉज ये बड़े बड़े जो कंट्रीज होते हैं, ओके, डेवलप कंट्रीज होते हैं, वहां पे सोशल सिक्योरिटी हर एक के पास होती है। फाइन, तो ये है क्या, हमेशा याद रखिए, सोशल का मतलब है सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब है हम पूरे लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं। तो सोसाइटी में आप देखिए, कौन से भी गवर्नमेंट हो, अगर आप भी एक रूलिंग पार्टी होते हैं और आप कंट्री के पीएम होते हैं, आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो आप बेसिकली क्या करना चाहेंगे, आप बेसिकली कंट्री में क्या करना चाहेंगे। तो आप ठग से बोल देंगे, सर मैं तो पॉवर्टी निकालना चाहूँगा, ठीक है, मैं तो सबको बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहूँगा, मैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ओके, दुनिया इंडिया के हर कोने में जा सकने की मैं सुविधा करना चाहूँगा, मैं हाईटेक मेट्रो रेल्स बनाऊँगा, ठीक है, और मैं रूरल टू अर्बन जो भी कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करूँगा। आप ये भी बोलते हैं कि सर इंडिया में कोई हंगर जो बिना खाने के नहीं मरे, मैं वैसी सिचुएशन लेके आऊँगा, हंगर कोई कपड़ों के लिए तकलीफ ना हो, किसी को वाटर सप्लाई भी मैं सेफ ड्रिंकिंग दूंगा, मैं उनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। तो ये क्या है, ये ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट हमारी अब इसमें एजुकेशन भी रख लीजिए। अगर हमारे हेल्थ भी अगर हमारी खराब होती है तो हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, कंसल्टेशन करना पड़ेगा, मेडिसिन खरीदना पड़ेगा, और आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, राइट और रॉन्ग। तो आप देखिए, ये जो भी चीजें मैं लिखा हूं, क्या ये बेसिक नेसेसिटीज नहीं है? ऑल ऑफ दीज आर isn't it not a basic necessities? तो आप बोलेंगे सर ये तो बेसिक नेसेसिटी, इतना तो देना चाहिए। ये एक स्टेट की, एक कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी आवाम को, उनके लोगों को इतना सा कॉमन देना चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्री में, जहां पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी, आपको तो पता है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से 1% इंडिया की पॉपुलेशन के पास है 22% ऑफ इंडियाज वेल्थ, 10% इंडिया की पॉपुलेशन के पास है 57% ऑफ इंडियाज वेल्थ। जब इतनी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी रहेगी, जब इतना कम लोग इतना ज्यादा कमाएंगे और इतने लोग इतना चुमटी की होता छोटा सा कमाएंगे, तो ये पूरे चीजें किस तरीके से वो फुलफिल करे, राइट और रॉन्ग। सो बेसिक क्वेश्चन यही आंसर करना है। अगर आप पीएम होते, अगर आप रूल करते कंट्री को, तो आप बेसिकली ये देखेंगे कि आपकी कंट्री में ऐसे कितने लोग हैं जो बेसिक नेसेसिटीज ओके फुलफिल कर सकते हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो आपका काम क्या है, उनको वो देना एज ए पीएम, राइट और रॉन्ग। एज ए गवर्नमेंट दैट इज योर ड्यूटी, ठीक है। तो ये बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए कितना पैसा अपने को चाहिए, मीन्स वाटर सप्लाई, महीने भर का बिल,
इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बच्चों की एजुकेशन का हर महीना कितना होगा, इंश्योरेंस का हर महीना कितना होगा, बिकॉज सालाना बनते हैं, साल में 2 बार बनते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, 6 महीने वो ऐसा लेते हैं। बट ऑब्वियसली अगर साल में 20,000 बन रहे तो महीने के आप 1,500 तो 1,500 के करीब बन रहे हो, उससे ऊपर बन रहे हो, राइट और रॉन्ग। तो महीने में तो इतने पैसे इंश्योरेंस में भी जा रहे हैं। एजुकेशन तो समझो सालाना 1 लाख है, तो फिर हर महीने को अगर डिवाइड करें तो एजुकेशन की भी इतनी सी छोटी मोटी रकम तो आएगी आपको। फिर आपको आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल चाहिए, लेकिन आप मेट्रो के लिए पैसे चाहिए, राइट और रॉन्ग। कम्युनिकेशन के लिए, रिचार्ज कार्ड के लिए आपको पैसे चाहिए। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आजकल तो बेसिक नेसेसिटी में डाल ही देना चाहिए। अगर मैं वर्ल्ड बैंक में काम करता था तो डाल ही देता था ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। आजकल बिना इंटरनेट के कैसा बच्चा पढ़ेगा, कैसा इंफॉर्मेशन गेन करेगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, जैसे कि हमारे वीडियोस भी होते हैं। तो आपको हैंड्स ऑफ द टिप ऑफ द हैंड्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। आप मारिए, ओके, इन्फ्लेशन मारिए, मिल जाता आपको वीडियो। आप मारिए कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मिल जाता आपको। अगर कोई बाढ़ हो रही है, कुछ क्वेक आता है, तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाती है। तो बच्चे इस तरीके से अच्छा भी पढ़ते हैं। तो मैं तो डाल ही देता था इसमें, ठीक है, तो फाइन। तो और खाना, महीने भर खाने के लिए कितने पैसे हो गए, और जो हम साल में 2-3 जोड़े खरीदते हैं, साल में समझो हम 2,000 रुपए के कपड़े खरीदते हैं, तो हर महीना एटलीस्ट 300 रुपए तो हम स्पेंड करें ना। तो इस तरीके से आप क्लॉथिंग में कितना पैसा जाना चाहिए और फुटवेयर में कितना जाना चाहिए, ठीक है। फ्रूट भी देखिए आप न्यूट्रिशन के हिसाब से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कितना अपने को मीट खाना है, कितना अपने को मिनरल्स लेना है, वाइटामिन लेना है। अगर ये पूरे चीजें खरीदने के लिए कितना एक इंसान कितना कमाना है, वो होगी उसकी बेसिक इनकम। ओके, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जिससे एक इंडिविजुअल अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करता है। दैट्स वाई ये इनकम को बोलते हैं बेसिक इनकम। और हमारी कंट्री में ये बेसिक इनकम पूरे चीज खरीदने के लिए नहीं है। हमारे पास जो बेसिक इनकम है बस वो फूड, ओके, क्लॉथिंग और फुटवेयर के ही लिए है। ना रहने के लिए, रेंट देने के लिए पैसे हैं, ना इंश्योरेंस खरीदने के लिए पैसे हैं, ना बच्चों की पढ़ाई करने के लिए पैसे हैं, ना यहाँ से वहां जाने के लिए पैसे हैं। तो बेसिकली हमारी जो इंडिया की एवरेज इनकम जितनी भी सालाना 1,50,000 के आसपास है, ये इतनी कम है कि इससे खाली घर का फूड, क्लॉथिंग, फुटवेयर ही चलता है और कुछ नहीं चलता है। तो बाकी के चीजें कब दें हम, राइट और रॉन्ग। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? यस। तो उसी बोलते हैं हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम। वी कॉल इट एज व्हाट, हर एक को जो भी अपने बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर सक रहा है, जो भी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं खरीद सक रहा है, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, यूनिवर्सल मींस कोई भी रहो, विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी रिलीजन, विदाउट एनी जेंडर, कोई भी रहो जो ये बेसिक नेसेसिटीज नहीं करता है फुलफिल, तो गवर्नमेंट उनके खाते में डाल देगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जाओ भाई पैसे ले लो, आप आपके इनकम हर महीना आपको ये गिर जाएंगे, आप अपने फुलफिल कर लीजिए जो भी बेसिक नेसेसिटीज रहेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी कि अब गवर्नमेंट को पीडीएस चलाने की जरूरत नहीं होगी, गवर्नमेंट को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये चलाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो गवर्नमेंट का बहुत सारा कॉस्ट कटिंग भी होगा, गवर्नमेंट के जो भी स्ट्रक्चर्स के साइज भी छोटे छोटे हो गए, और गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंटली भी काम कर सकती है। वो उसके और भी बेनिफिट्स है, बट इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी ये होंगे कि अब ये पैसे किसके अकाउंट में दे। अगर शोहर के अकाउंट में, हस्बैंड के अकाउंट में देते हैं तो वो फिर वो पैसे ले लेके भट्टी में शराब में पीना शुरू कर दे, तो बच्चों को मिलेंगे नहीं, औरत को मिलेंगे नहीं। तो फिर उसका जो एंड यूज उसका जो हो रहा है, जो पैसे हम बेचते हैं, गवर्नमेंट जो पैसे देंगे, एंड में वो कहां पे यूटिलाइज हो रहे हैं, उसका अपने को कुछ भी खाता नहीं है। सो दैट इज द रीजन, इसको एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए टाइम बहुत लगेगा। सो बेसिकली आप इतना तो समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है क्या। इसी तरीके से ये जो 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं अगर आऊंगा तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम दूंगा, और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में था। आज का हमारा लेक्चर है, ओके, यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस है। क्या है? यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस। अब मतलब क्या है, मिनिमम इंश्योरेंस हर एक के पास होना चाहिए, आपके पास, मेरे पास, गरीब के पास, हर एक के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी डिसीज आ सकती है, बिकॉज हम इतने सारे चीजें बाहर खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, ये खाते हैं, तो आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपको व्हाट आई से इज दैट हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ व्हाट डे टू डे लाइफ। तो मिनिमम हर एक के पास इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है, और बड़े चीजों के लिए भी, छोटे चीजों के लिए। तो यहाँ पे बड़े चीजों की बात नहीं हो रही है, छोटे छोटे एलिमेंट्स की ही बात हो रही है। आई गेस
गेस यू अंडरस्टूड दिस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है सोसाइटी में हर एक इंसान, आप रहो, कोई भी रहो, गरीब रहो, सब सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर होना चाहिए, उनको हर दिन 3 टाइम खाना मिलना चाहिए, उनको वाटर सप्लाई, सेफ ड्रिंकिंग मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए। तो वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इंश्योरेंस सिक्योरिटी और बुढ़ापे में पेंशन सिक्योरिटी। राइट और रॉन्ग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसे ही हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। हमारे आजू बाजू हर एक के पास सोसाइटी सिक्योर होना चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटीज में। और आपको पता है हमारे कंट्री में फूड की सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे चुकी है, ओके और फुटवेयर की सिक्योरिटी गवर्नमेंट दे चुकी है, क्योंकि 100 रुपए में भी आपको फुटवेयर मिलता है। और क्लॉथिंग की सिक्योरिटी गवर्नमेंट आपको दे चुकी है, 50 रुपए का भी आप टी शर्ट खरीद सकते हैं। बट अगर आप देखते हैं कि हर एक के पास वो उतनी पैसा नहीं है कि एमसीए के कोर्सेज करें, इंजीनियर बने, तो वो लोग डिग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनकी इनकम कम है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का और एक भी ऑब्जेक्टिव क्या है? हर इंसान के एस्पिरेशन, एम्बिशंस पूरे करना गवर्नमेंट का ये फर्ज है, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जो गरीब हैं वो अपने हिसाब से कोर्सेज चूज नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि एमसीए, एमबीए कॉलेजेस फ्री नहीं होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्री नहीं होते हैं, इंटरटेनमेंट में अगर आप मॉडल बनना चाहे तो वो फ्री नहीं होता है, फैशन में अगर कुछ करना चाहे तो वो फ्री नहीं होता है। सो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जहां पे जो डिसएडवांटेज, जो वीकर सेक्शन, जो कि पूरी जो सोसाइटी है, वो ये सब उनके लिए तो ये एक भ्रम ही रहेगा, ये एक ऐसी चीज रहेगी वो कभी टच भी नहीं कर सकते। तो ये भी सही नहीं है। एज ए गवर्नमेंट आपका काम क्या है? हर एक के एस्पिरेशंस, हर एक के एम्बिशंस पूरे करें, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। राइट? तो वो तो बहुत दूर की बात है। बट आप पता है कोरोना वायरस में कितने लोग मर गए हैं, गंगा में लाशें बही हैं। तो आपको ये भी पता है कि लोग एफर्ट नहीं कर सक रहे हैं उनकी हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। सो एक इंसान को मिनिमम जीने की आयु अगर उसकी 70 है तो 70 तो मिलनी चाहिए। राइट? हमारी इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67। मीन्स हर इंसान हमारे कंट्री में ऑन एन एवरेज जीना चाहिए 67। अगर उससे कम में उम्र में मर जाता है, ये स्टेट का फेल्यूर है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रखना चाहिए जिससे वो हर इंसान उसकी एक एवरेज आयु डेफिनेटली जिए और जो गॉड गिफ्ट उनको लाइफ दी गई है उसका वो एंजॉय करें, उसको वो अच्छे से जिए, खुशी बनाएं और हैप्पीनेस में रहें। ये गवर्नमेंट का एक फर्ज है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस की बहुत बात होती है और ये चैप्टर, ये पूरा लेक्चर इंश्योरेंस के ऊपर ही डिपेंड है। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। लेट अस गो अहेड विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ओके, इन्होंने कह रहा है, ये एडिटर कह रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस बेटर है यूनिवर्सल बेसिक इनकम से। ओके, क्यों ये एक्चुअली यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस, ये टॉपिक हम सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कोविड आने के बाद में, कोविड पैंडेमिक आने के बाद में और इतने लोग मरने के बाद में, इतने लोग अपने हॉस्पिटल चार्जेस फुलफिल नहीं कर सके हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, बहुत लोगों के ऊपर इनकम पे बार पड़ी है। आप लोग अगर आईटी में काम करते हैं, डॉक्टर से अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में काम करते हैं तो आप लोग तो बच गए। बट समझो कि कोई एक सलून में काम कर रहा है, कोई एक सुपरमार्केट में लड़की काम कर रही है, कोई मैकेनिक है, अगर उसके घर में कुछ किसी को कोविड हो जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, तो वो कैसा अपने माँ बाप को ठीक करेगा, कैसा अपने आप को या बच्चों को या छोटे बच्चों को किस तरीके से ठीक करेगा? जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके वो बहुत लाचार हो जाते हैं, वो हेल्पलेस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कोविड आने के बाद में हर गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया गया है बाय द कोविड इटसेल्फ की भाई आप हर इंसान को जो बेसिक इंश्योरेंस नहीं है उनको इंश्योरेंस दीजिए। राइट? सो यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस हैज गेन प्रोमिनेंस ओनली आफ्टर व्हाट? कोविड-19। ओके, अभी हम देखते हैं, इसको प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। आई विल जस्ट सी दैट वेदर आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग और नॉट। ओके, कल क्या हुआ था रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में भूल गया था, 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा था। ठीक है, फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी नेट। अब किस तरीके सिक्योरिटी नेट है यहां पे देखिए। ये पहले तो अगर अपन जितने भी कमा रहे हैं महीने में, तो वो अपने को बेसिक लिविंग वेजेस कहला जाते हैं। बेसिक लिविंग वेजेस, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन अकॉर्डिंग टू दी एडिटर। और जो भी ऑथर है एडिटोरियल के, उन्होंने कहा है कि ये जो भी हम कमा रहे हैं ये बेसिक लिविंग वेजेस होते हैं। अगर कुछ फ्लड ये वो एक्सेट्रा हो जाते हैं तो हमारी वेजेस कम होने की वजह से, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम होने की वजह से, वो नीचे सेकंड लाइन में चले आते हैं, वो है क्रिटिकल सर्वाइवल लाइन। तो ये इतना नीचे गिर जाते हैं कि उनको सर्वाइव करने भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सेकंड लाइन।
ओके जब वो कमा रहे हैं पैसे, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हेड लोडर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, ओके पानी पूरी बेचने वाले होते हैं, इडली सांभर बेचने वाले होते हैं, स्टिचेस करने वाले टेलर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी डे टू डे आप समझिए, उनकी चीज़ उनके जगह पर रह के देखिए कि वो जो महीने में जितना कमाते हैं वो बस बेसिक लिविंग वेजेस हैं उनके, वो जीने के लिए वो बेसिक कमाते हैं, उतना ही कमाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ कोविड वोविड हो जाता है, कुछ लॉकडाउन हो जाता है, कुछ रेयॉट्स हो जाते हैं, कुछ सिविल अनरेस्ट हो जाता है, कुछ वॉर हो जाती है, या कुछ फ्लड आ जाता है, कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाता है, अगर इनका काम नहीं चलेगा तो वो तो क्रिटिकल सर्वाइवल लेवल पे आ जाएंगे, लाइन 2 पे आ जाएंगे। मीन्स वो अब जीने के लिए तड़पेंगे, जीने के लिए अब वो इधर उधर दर बदर फिरेंगे। सो दिस इज व्हाट कि ये ऑथर ये कहते हैं कि ये लोग जब बेसिक मिनिमम लेवरेजेस पे जी रहे हैं, जब अनहोनी कुछ हो जाती है, अनफोर्सिन सिचुएशन कुछ हो जाता है, तो ये इस पे ये लेवल पे जींगे। ये लेवल पे जब जीते हैं तब वो पॉवर्टी ट्रैप में चल जाएंगे, दोस्तों से पूछेंगे, मनी लेंडर से पैसे पूछेंगे, वो बहुत सारे अनसूरियत हाई इंटरेस्ट रेट से वो पैसे देगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देने के वजह से वो डेट ट्रैप में चल जाते हैं, फिर घर बेचते हैं, फिर उनका जो भी छोटा मोटा घर बेचेंगे, फिर उनके एसेट्स बेचेंगे, तो वो डेट ट्रैप में पूरा चले जाते हैं एंड देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नो टर्निंग बैक। इसलिए ऑथर ये कहते हैं कि हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ठीक है, आप हर चीज नहीं दो तो नहीं दो, बट जो क्रिटिकल सर्वाइवल लाइन जो है, यहाँ पे जो जो भी जरूरी है, जो खाना हो, जो इंश्योरेंस हो, ये तो दे दीजिए, ये तो दे दीजिए। तो सेकंड लाइन को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं एडिटोरियल। देखिए द फर्स्ट लाइन इज द फर्स्ट सेफ्टी नेट। पहली सेफ्टी नेट गवर्नमेंट क्या देना चाहिए कि पहली बात प्रोटेक्ट करना चाहिए, विच कैचेस दोज फॉलिंग फ्रॉम लाइन 1 एंड प्रिवेंट से फॉल बिलो लाइन। तो जो लिविंग वेजेस पे है उनको नीचे गिरने से बचाना है, ये है पहला सेफ्टी नेट, नीचे गिरने से बचाना है। अगर कोविड आ गया तो उनको इंश्योरेंस दे दो तो ये नीचे नहीं गिरेंगे, वो अपने आप को सस्टेन कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट पैसा भी फूड एक्सेट्रा देती है, अगर तो वो डेट ट्रैप में नहीं जाएंगे क्योंकि इंश्योरेंस गवर्नमेंट ही दे रही है। तो फर्स्ट प्रोटेक्ट यूर पीपल फ्रॉम फॉलिंग इनटू व्हाट सेकंड लाइन, क्योंकि क्रिटिकल सर्वाइवल लाइन पे नहीं आना चाहिए। ओके जो भी बेसिक लिविंग वेजेस पे वहीं पे रहना चाहिए। अगर वहां पे कुछ हो जाता है गवर्नमेंट वहां पे सपोर्ट करके वो वहीं पे रखना चाहिए वो लोगों को। ओके फाइन। एंड इसका सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मेंट फॉर द मोस्ट इनकम डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको देना चाहिए। मींस ये अगर हमारी पॉवर्टी लाइन है, ये हमारी गरीबी की रेखा है, ये पूरे लोग रहेंगे एपीएल पॉपुलेशन, ये पूरे लोग रहेंगे बीपीएल पॉपुलेशन। यहां पे देखो कोई यहां पे रहेगा, कोई यहां पे रहेगा, कोई यहां पे रहेगा, कोई तो जिससे जितना नीचे लोग रहेंगे ना, इनको देना जरूरी है। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और दूसरा सेफ्टी नेट क्या है? विच वर्क लाइक ए ट्रैम्पोलिन so that those who fall on it are able to bounce back to line. Okay, तो जो वहां पे, और दूसरा सेफ्टी नेट क्या है? वो नीचे तो जाएंगे बट ऑटोमेटिकली ऊपर भी आ जाएंगे जब जॉब शुरू होता है। जैसे कि मेरी जॉब है, कोविड में फिजिकल क्लासेस थे नहीं तो मैं नीचे उतर गया, बट ऑटोमेटिकली जब सब अच्छा हुआ मैं ऊपर चले गया, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जैसे लोगों के लिए मैक्सिमम क्या देते हैं? हायर आउटले गवर्नमेंट देती है, वो इंश्योरेंस स्कीम्स चलाती हैं। The third safety net, what is important is like a launch pad. Those who fall on it will not only bounce back, but will also move beyond the line 1. Okay, तो ये ऐसे है। Okay, यहाँ पे कोई लाइन 2 से लेके अगर लाइन 1 तक जाता है और यहाँ से उठ नहीं पाता है, यहाँ से उठ नहीं पाता है, दे के नॉट बाउंस बैक, जो अपने आप को फिर से बाउंस बैक नहीं करते। जो कि माइग्रेंट लेबर जो कोविड में हुआ था कि वो महीने तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं शुरू हुआ था, तो वो वैसे ही रह रहे थे। दे आर नॉट एबल टू बाउंस बैक, दे आर नॉट एबल टू बाउंस बैक। उनके लिए गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी नेट देना बहुत पैसे खर्चा करना पड़ता, बहुत इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, बहुत रिसोर्सेस होना पड़ता, तो ये तो नहीं कर सकते हैं, उतना ज़्यादा तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। बट ये दो को गवर्नमेंट अगर कॉन्सेंट्रेट कर भी ली तो अच्छा है। तो पहले जो है लाइन 1 से जो लाइन 2 जा रहे हैं, ये प्रिवेंट करना है। ये प्रिवेंट करने से पहले में क्या है? उनको सोशल असिस्टेंस देना होगा। उनको क्या देना है? प्रधानमंत्री अन्न योजना, खाना देना है। प्रधानमंत्री का जो गरीब कल्याण योजना है, इंश्योरेंस स्कीम, वो देना है। तो वो वहीं पर रहेंगे, आराम से अपने आप को सस्टेन करेंगे। दूसरे लोग जो मेरे जैसे जो कि थोड़ा बहुत अच्छा कमा लेते हैं, तो वो नीचे जाएंगे, फिर बाद में बाउंस बैक करेंगे। तो हमारे सेफ्टी नेट क्या है? यहाँ पे बहुत पैसा देना पड़ेगा हमारे जैसे लोगों को, क्योंकि वहां पे हम बाउंस बैक करेंगे तो फिर हमारे खर्चे ज्यादा रहेंगे। ठीक है। थर्ड क्या है? जो लाइन 2 से लाइन 1 में जाके और भी नीचे चले गए,
इनको संभालना गवर्नमेंट के लिए मीन्स पूरा संभालना पड़ेगा, पूरी सिक्योरिटी देना पड़ेगा, ये बहुत पैसा लगेगा इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट टू बी गिवन टू होम, ओके, हाउस होल्ड्स। तो ये एडिटोरियल में ये कहते हैं कि गवर्नमेंट एक टारगेटेड अप्रोच करना चाहिए, मीन्स जिसको जरूरत है उनको टारगेट करके उनको ही वो सुविधा दो। पीपुल जो साउथ एंड ऑफ द इनकम लाइन है, जो कि पॉवर्टी लाइन के यहाँ है, ओके, उनको चाहिए सोशल असिस्टेंस। इनको क्या है, यहाँ पे जो है इनको चाहिए वॉलंटरी इंश्योरेंस, क्योंकि बाउंस बैक कर लेंगे फिर वापस, नो, इनको क्या है वॉलंटरी इंश्योरेंस। बट इनको क्या है डेफिनेटली देना होगा, फ्री इंश्योरेंस देना पड़ेगा उनको। अभी तक इंडिया ने क्या किया है इसमें, इंडिया ने बहुत अच्छी चीजें की हैं। पहली बात तो इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी अभी तक हुई है, एज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हम हर इंसान को फूड 3 टाइम दे सकते हैं, उतनी हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। हेल्थ सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी, ये दो हमारी कंट्री में मिसिंग है। इनकम सिक्योरिटी का मतलब है इंसान की आमदनी बढ़ नहीं रही है, ओके, और आज अगर जॉब मिली तो कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी तो परसों नहीं मिलेगी, तो इनकम की सस्टेनेबिलिटी नहीं है हमारे पास। देखिए मेरे को ही देखिए, अगर एक बैच हो गया तो फिर दूसरे बैच की भी कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब कितना कमाऊंगा, ये सब नहीं बोल सकते, राइट। तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसको आज वो कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगा या कल हायर करेगा, नहीं बोल सकते। हमारे पास जो सलून में लोग काम करते हैं तो कल वो करेगा या सलून चलेगा नहीं चलेगा, नहीं बोल सकते। तो इनकम हमारे पास कि हर इंसान को चलो भाई हर महीना इतने पैसे आ जाते हैं, ऐसी कुछ सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब जब इनकम ही है नहीं है तो बेसिक नेसेसिटीज कहां से पूरे करें, राइट। तो हमारी कंट्री में इनकम सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हेल्थ सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमारियों का इलाज कराने में जितना पैसा हम स्पेंड करते हैं वो बाहर से मांग के स्पेंड करते हैं। हमारे पास उतने सेविंग्स ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जीना ही बेसिक लिविंग वेजेस पे होता है। हमारा जो लाइफस्टाइल, जो व्हाटएवर वी लिव ऑन ए बेसिक मिनिमम इनकम पे हम जीते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो हम इधर उधर से दोस्तों से पैसे इकट्ठा करके हमारे माँ बाप के इलाज कराते हैं या बच्चों के इलाज कराते हैं। तो वैसी नौबत है हमारे कंट्री में, हम जैसे लोग ही इस तरीके से करते हैं। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मैकेनिक है, जो सुपरमार्केट में काम करते हैं, जो पानीपुरी बंडी वाले, जो इडली सेंटर वाले, वो लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी चलाएं। तो बेसिकली हमारी कंट्री में सिर्फ फूड सिक्योरिटी दिया गया है, ये सिर्फ 2 सिक्योरिटी अभी नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू इट। देखो, फूड सिक्योरिटी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऑलमोस्ट अराउंड 800 मिलियन बेनिफिशियरीज हैं, जो कि 2 रुपए में, 3 रुपए में, 1 रुपए में इनको अनाज दिया जा रहा है, फूड ग्रेन्स दिया जा रहा है, और वो पैसों से वो अच्छे से जी रहे हैं। और बच्चों के लिए भी पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, मिड डे मील स्कीम भी दिया जा रहा है। तो मैं वही कहता हूं ना, फूड सिक्योरिटी हम दे दिए, उसकी बात खत्म, ठीक है, फाइन। बट ये फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्या है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक 100 के ऊपर है। इसका मतलब अभी भी हमारे कंट्री में इतने ज्यादा लोग हैं जो 3 टाइम खाना नहीं खा सक रहे हैं, जो फुटपाथ पे पेमेंट अभी मंग के खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक ज्यादा होने का मतलब यह है कि अभी इंडिया बहुत सारे लोगों को 3 टाइम खाना देना नहीं कंफर्म किया है, अभी हमें वो भी देना होगा। और जो भी फूड सिक्योरिटी, जो पीडीएस में जो रेशन में मिल रहा है ना, तो उससे वुमेन को न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा है। तो हमारे कंट्री के 50% तो वुमेन अनेमिक है, जिसके पास आरबीसी कम है। आरबीसी कम रहे तो उनको फिर एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी कम रही तो फिर वो काम कैसा करेंगे, वो फिर और बीमार हो जाएंगे। अब उतने बीमारी में जब अगर बच्चा होगा तो फिर या उनको कॉम्प्लिकेशंस या बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस, कोई ना कोई मर ही जाएंगे। इसलिए हमारे कंट्री में आईएमआर इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर मदर मोर्टेलिटी रेट भी हाई है, जो कि नहीं रहना चाहिए। तो एनीमिया है। और एक थर्ड है, खाना तो दे रहे हैं मिड डे मील स्कीम, ओके, और बच्चों को आंगनवाड़ी में, पीडीएस तो दे रहे हैं रेशन शॉप में, बट ये जो फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, ये न्यूट्रिशन पूरे इंसान की बॉडी को नहीं है। ये खाली कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन दे रहे हैं। और बच्चों को क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फैट चाहिए, ये सब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारे कंट्री में माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, छोटे उम्र बढ़ रही है बट कद नहीं बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है बट हाइट नहीं बढ़ रहा है, ओके, हाइट बढ़ गई है बट वेट नहीं बढ़ रहा है, छोटे दिख रहे हैं। क्यों? माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि इतनी आयु है ही नहीं कि चलो भाई अंडे खाएं, इतनी इनकम है ही नहीं है कि उतने अंडे खाएं, इतनी इनकम है ही नहीं कि फिर फ्रूट्स खाएं, इतनी इनकम है ही नहीं है कि अच्छे पल्सेस खाएं। तो फिर ये कौन देगा फूड सिक्योरिटी, राइट? तो फूड सिक्योरिटी हमारे पास है, बट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लैकिंग है, वुमेन न्यूट्रिशन लैकिंग है, और अभी तक हंगर इंडेक्स में भी कुछ ज्यादा हमारा वो कम नहीं हुआ है रैंक। तो यहां पे भी काम बाकी है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 800 मिलियन बेनिफिशियरीज है, बट ये भी प्रॉब्लम उससे जुड़े हुई है।
ठीक है। अब इंश्योरेंस कवरेज अगर हम देखते हैं हमारी कंट्री में 100 करोड़ 117 करोड़ पॉपुलेशन है, 117 करोड़ पॉपुलेशन है। रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे में 140 करोड़ हो गए और चाइना को भी हम 2025 में क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा लोगों के पास अगर कुछ अनहोनी कुछ अनफोर्सिन हो जाता है, कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है देखेंगे। देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स है, जैसे कि ड्राइवर्स हैं, जैसे कि सलून में काम करने वाले हैं, जैसे कि किराना शॉप्स में काम करने वाले हैं, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है अपने हिसाब से, प्लम्बर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, आयुष्मान भारत स्कीम है। उसमें 490 मिलियन बेनिफिशियरीज है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक स्कीम में है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसमें इतने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स गवर्नमेंट्स की भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स की, उसमें भी कवर्ड है। और ये जो हाईलाइट बात है ये आप देखिए, सिर्फ हमारे पास 110 मिलियन का मतलब है 10 लाख, ऑलमोस्ट लाइक 11 लाख लोगों के पास है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, सिर्फ 11 लाख। मींस 140 करोड़ पॉपुलेशन के पास 11 लाख रुपए ही, 11 लाख लोगों के पास ही प्राइवेट इंश्योरेंस है। मतलब टाटा एआईजी, भारतीय एक्सा, ओरिएंटल इंश्योरेंस, ऐसे जो इंश्योरेंसेस है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस सिर्फ 11 लाख लोगों के पास है, आउट ऑफ हाउ मच 140 करोड़ पॉपुलेशन। देखिए ये है हमारा प्रॉब्लम। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आयुष्मान भारत में जो गवर्नमेंट दे रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो भी है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो भी होती है, ये स्कीम्स में सिर्फ आपको अप टू 3 लाख, अप टू 5 लाख इस तरीके से ही देते हैं। और ऊपर से पहले आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाना, पहले आप बीमारी से एडमिट हो जाना। ओके, कहाँ पे एडमिट होना? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना या प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना। उसके बाद में कैन यू इमेजिन कि इस तरीके से हमेशा होता है कि किसी को कोई बुखार बीच में आता है, किसी को कोई फ्लू हो जाता है, किसी को कोई डेंगू हो जाता है, किसी घर में कोई मलेरिया हो जाता है, किसी घर में किसी का पाँव फ्रैक्चर हो जाता है, किसी घर में किसी का आँख प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये पैसे कौन देगा फिर? अब हॉस्पिटलाइजेशन तो हर बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है बोलते, थोड़े सर्जरीज तो डे केयर में ही हो जाते हैं। लाइक आँख का जो होता है, थोड़े वो स्टिचेस डालना है तो डे केयर के हो जाए, डे केयर में आपको भिजा देंगे दिन में ही, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन तो करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये पूरे जो स्कीम्स है वो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ही है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है उसका कोई मतलब नहीं है। असल रहना क्या चाहिए कि आप एक स्कीम में गवर्नमेंट की जब आप स्कीम लेते हैं इंश्योरेंस, उसमें प्रॉपरली लिखा होना चाहिए कि 20,000 तक आप सालाना आपका जो भी टेस्टिंग करते हैं, जो भी गोलियां खरीदते हैं, टैबलेट्स खरीदते हैं, आपको 20,000 रुपये हर सालाना आपको रीइंबर्स कर दिए जाएंगे। आप वो सबमिट कर दीजिए, या आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। बिकॉज टैक्स तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 5% लोग टैक्स बनते हैं, तो वो तो छोड़ ही दीजिए। ये जो मैकेनिक प्लम्बर वाले टैक्स तो बनते ही नहीं है, तो इनको कैसा फिर? तो इनको ये बोलना है कि भाई आप इंश्योरेंस ले लो, आपको कंसल्टेशन, सर्जरी, ये छोटे मोटे काम अभी फ्री में आ जाएंगे। तो ये लोगों को चाहिए इस तरीके की फैसिलिटी। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ तो आप हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटलाइजेशन में ही आपको पैसा मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंश्योरेंस उतना खास नहीं है, राइट। और एक सबसे बड़ी बात, ओल्ड एज सिक्योरिटी। अब देखो कोई चाइल्डलेस कपुल है, कोई 60 साल के बाद बच्चे यहाँ नहीं रहे हैं, जो फार्मर्स है, जो कि चाइल्डलेस कपुल है, और या समझो कि एक ही कमा रहे हैं या बीवी मर गई तो 60 ईयर्स के बाद, अभी वो अपने आप को जींगे कैसा भाई? 60 साल के बाद इंसान में क्या ताकत रहेगी? व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ ही हैज टू गो आउट एंड वर्क? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल इन दैट पीरियड। सो दैट पर्टिकुलर पीरियड रिक्वायर्स व्हाट लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएस में भी लिखा हुआ है, ओल्ड एज में देना है, सिकनेस में देना है, अनएम्प्लॉयमेंट में देना है, गवर्नमेंट असिस्ट करना है लोगों को, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो द ट्रिकीएस्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? ओके, ओल्ड एज में सिक्योरिटी नहीं है। ओके, जनरल प्रोविडेंट फंड, ये तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जब रिटायर होते हैं मस्त उनको पैसे मिल जाते हैं, ओके, लमसम वो उसमें जी लेते हैं। सेकंड क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो अदर ऑर्गेनाइज में, जो कि वेल्स फार्गो में काम करते हैं, विप्रो में काम करते हैं, नमूरा में काम करते हैं, तो वो लोगों के लिए ये एक मिल जाएगी प्रोविडेंट फंड। थर्ड क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, कैन बी अवेल्ड बाई एनी इंडियन सिटीजन बट हैज कॉन्ट्रीब्यूशन मोस्टली फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी पैसा यहां से ही आ रहा है। ओके, मैं भी खरीद सकता हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बट आ रहा कहां से है? वहां से है, जो भी है इसमें वहां से ही आ रहा है। मीन्स ऑब्वियसली मेरे पास, लिटरली स्पीकिंग, मेरे पास पेंशन स्कीम नहीं है। ऐसे मेरे पूरे फैकल्टीज के पास भी पेंशन स्कीम नहीं है। अब वो कौन लिए? 1-2 लोग लिए होंगे, बट बाकी पूरे कोई नहीं लेते हैं। आप सोचिए आपके घर में कितनों के पास पेंशन स्कीम है?
आपके रिलेटिव में कितने लोगों के पास पेंशन के बुढ़ापे में के बाद उनको हर महीना इतनी पैसे आना चाहिए, या 60 साल के बाद? बेसिकली आप सोचिए कि जो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो जो भी खुद से बिजनेस करते हैं, उनके पास कितनों के पास पेंशन है? किसी के पास पेंशन की कोई स्कीम नहीं रही होती है। और आप तो छोड़ ही दीजिए कि पेंशन में भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता। आप अगर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आप ये पेंशन स्कीम्स लेते हैं, तो आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता। तो अब ये इलेक्ट्रिशियन वाला सालाना 20,000 कहाँ बनेगा? नहीं बन सकता। ओके, ये जो कंट्रीब्यूशन जनरली होता है पीएफ में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दोनों आधा आधा कंट्रीब्यूशन करके आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी स्कीम लाई गई है बाय द गवर्नमेंट, अटल पेंशन योजना, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैं बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट दे रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिसके पास पेंशन स्कीम नहीं है, उनका कैसा बुढ़ापे में पैसा कहां से आना, उनको खाना कैसा मिलना, ये बोलिए आप। ओके, सो दे आर अबाउट 53 मिलियन न्यू पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स आर देयर इन अवर कंट्री। बहुत सारे प्राइवेट ही है। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, ये एक पेंशन स्कीम है टू दी ओल्ड एग्रीकल्चर फार्मर्स। ओके, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो बूढ़े हो जाते हैं, जो खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। अटल पेंशन योजना, जो 18 से 40 साल में जो होते हैं वो ये स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के बाद 60 साल के बाद उनको 5 साल मिलेगा हर महीना 1,000 से लेके 5,000 बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। या 1,000 रुपये अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन कम करते हैं तो आपको 1,000 मिलेंगे हर महीना। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा करते हैं तो आपको मिलेंगे 5,000 मिलेंगे हर महीना। तो मैक्सिमम 1,000 देंगी गवर्नमेंट, मिनिमम 1,000, मैक्सिमम 5,000। ओके, ये है मेरे जैसे लोगों जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिसका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जिसके पास एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में नहीं होता है, हमारा पीएफ अकाउंट खुलता नहीं है। ओके, जिस तरीके से सलून में काम करने वाले, मैकेनिक्स रहो, प्लम्बर रहो, इलेक्ट्रिशियन रहो, जो भी रहो, वो ये स्कीम ले सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, ओके, ये श्रम योगी योजना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है। ओके, उसमें भी 50,000 बेनिफिशियरीज है। और नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे स्कीम्स चल रहे हैं। तो एटलीस्ट इन पेंशन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखिए अटल पेंशन योजना में, ओके, अटल पेंशन योजना में आपको हर महीना 1,000 रुपये मिलेगा। अब 1,000 में क्या, कैसा जीऊँ मैं एक हर महीना? आप समझिए, एक महीना 1,000 में कैसा जीऊँ? नॉट पॉसिबल टू लिव, राइट और रॉन्ग। अब जो ज्यादा पैसे कमाता वो 5,000 मिलता, 5,000 से भी कैसा जीऊँ? ठीक है, तो ओल्ड एज में समझो मेरे पास घर नहीं है भाई, घर कितनों के पास नहीं रहता। ओके, तो वो 5,000 में रेंट कैसा देगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसा देगा, खाना कैसा खाएगा? तो ये पेंशन स्कीम भी क्या है मालूम, गिरते पड़ते कैसा तो भी जियो, कैसा तो भी रहो, इस तरीके के पेंशन स्कीम्स है। इंश्योरेंस स्कीम कैसे है मालूम, काम के हैं या काम के नहीं है समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके के इंश्योरेंस स्कीम्स है। सो बेसिकली गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्या लोगों को चाहिए। क्योंकि नीति आयोग में बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक रिक्वायरमेंट नीति आयोग जब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी थी, प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कही थी कि हम लोगों के हिसाब से काम करेंगे। इट्स ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। कि डेमोक्रेटिक कहाँ से है ये डेमोक्रेटिक बस नाम के लिए है, बिकॉज जो चाहिए हमें वो मिल नहीं रहा है। जो कंसल्टेशन चाहिए हेल्थ से वो नहीं मिल रहा है, जो पेंशन स्कीम हमें चाहिए वो नहीं मिल रही है। बड़े बड़े तो आप करेंगे नहीं, बड़े बड़े सर्जरीज तो आपके इंश्योरेंस में कवर ही नहीं होंगे, और आप जो पेंशन में जो पैसा देंगे वो हमारे कुछ जीने के लिए सफिशिएंट ही नहीं है। तो इस तरीके से डगमगाते हुए जो पेंशन स्कीम, नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का यही प्रॉब्लम है। स्टेट गवर्नमेंट रहो या कांग्रेस गवर्नमेंट रहो, बीजेपी गवर्नमेंट है, हर एक के स्कीम्स ऐसी ही होते हैं। अब वो उनके अंडरलाइंग विजडम क्या होती है आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन। प्रॉब्लम्स इन दिस, पहली बात तो ये स्कीम्स हर कोई नहीं, पता ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस पहली बात, और जिसको पता है वो एक्सेस भी नहीं कर रहे हैं। ओके, पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दी स्कीम्स। इवन इसमें यहाँ पे प्रीमियम 12 रुपये 13 रुपये इस तरीके से पेमेंट, 100 रुपये 30 रुपीज बहुत कम है प्रीमियम, तो भी लोग ले नहीं रहे हैं बिकॉज पेपर वर्क के डॉक्यूमेंटेशन से भाग जा रहे हैं। ओके, पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑब्स्टेकल फॉर मेनी ऑफ द व्हाट, मेनी ऑफ द इलिटरेट। इतने हमारे पास लिटरेसी रेट इतना कम है, इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है। अब इतनी इलिटरेसी में कहाँ से पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन नाम लिखूँ, फिर कब जाके अवेल करूँ, तो प्रोसेस भी इतना हार्ड है कि लोगों को पता ही नहीं है। गरीब रिक्शा वाला, ऑटो वाला चलाने, जो भी है, किराना शॉप में है, छोटे छोटे पान डब्बा चला रहा, तो उसको अब ये सब क्लेम किस तरीके से करें, किससे बात करें, कौन से कस्टमर केयर को कॉल करें, किस तरीके से पैसे आते हैं, तो ये सर्विस है ही नहीं। ठीक है, तो कोई ले रहा नहीं। नो शॉर्ट टर्म मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, कोई एज आई हैव टोल्ड यू, टेस्ट के लिए कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, स्कैनिंग के लिए कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। इंश्योर्ड अमाउंट बहुत कम है, बड़े बड़े कैंसर कवर नहीं होता है, लीवर का कवर नहीं होता है, बड़े बड़े 5 लाख बड़े बड़े सर्जरीज कवर नहीं होते हैं, तो मर जाओ। बड़े बड़े अगर सर्जरी कवर नहीं है तो सो आप समझिए ऐसा नहीं हो सकता। नॉट इनफ फॉर बिग BLMs, इन एफिशिएंट प्रोसेस टू अवेल बेनिफिट्स।
आज तक गवर्नमेंट के इंश्योरेंस स्कीम इस तरीके से पॉपुलर नहीं हुए। अरे यार इंश्योरेंस स्कीम ले लो गवर्नमेंट की, 2 मिनट में पैसे मिल जाएंगे। कभी ऐसा आप बोलते को सुने? नहीं सुने, राइट? यू हैव नॉट हर्ड इट। व्हाई? बिकॉज ये अवेलिंग प्रोसेस भी नहीं पता है क्या हो रहा है इसमें। Okay, so this is many problems out there with the insurance and health. I hope that this is all clear to you. Thanks a lot for listening to me. Have a nice day. Bye bye. Take care.